नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। क्या कभी आपने ऐसे महल के बारे में सुना है जहां अगर आपने एक भी कदम रखा तो आपको गोली मार दी जाएगी और कानून भी गोली मारने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा? क्या कभी आपने किसी ऐसे राजसी खानदान के बारे में सुना है जो मजबूरी में रेलवे स्टेशन पर 9 साल रहने के लिए मजबूर हो जाए? क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि देश की राजधानी दिल्ली में होते हुए वो जगह ऐसी जिस पर देश का ही कानून काम नहीं करता? तो आज एक कहानी ऐसी भी में एक ऐसे राजसी परिवार की बात जो सालों तक रेलवे स्टेशन पर रहा, उसके बाद दर दर भटकता रहा, फिर उसको रहने के लिए एक जगह दी गई, लेकिन वो एक ऐसी जगह थी जहां कोई भूल कर भी नहीं जाता। ये कहानी आपको सुनाए उससे पहले इसके पीछे का बैकग्राउंड जानना बेहद जरूरी है। ये वो वक्त था जब देश आज़ाद हो चुका था, देश से राजसी प्रथा खत्म हो रही थी। धीरे धीरे अंग्रेजों ने पहले खत्म किया, फिर जब सरकारें बनी, जब यहाँ पर भारत में आज़ाद हिंदुस्तान में यहाँ की सरकार बनी तो उन्होंने भी राजसी प्रथा को खत्म कर दिया। तमाम राजाओं के महलों को ले लिया गया, उनकी संपत्ति, उनकी सारी रियासत को कब्जे में ले लिया गया और पहले उनको एक पेंशन के रूप में रकम दी जाती थी, वो भी खत्म हो रही थी। ये वो वक्त था जब देश में धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा था, यानी राजाओं के रजवाड़े खत्म हो रहे थे, उनकी शान शौकत खत्म हो रही थी, उनके महल भी जा रहे थे और देश में सरकार थी इंदिरा गांधी की। अचानक से इंदिरा गांधी को किसी ने बताया कि एक पूरा परिवार कई सालों से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कब्जा जमा कर बैठा हुआ है और पुलिस प्रशासन की कुछ भी नहीं चलती, क्योंकि जब भी वो वहाँ पर खाली कराने के लिए जाते हैं तो उनको कुत्तों के द्वारा नुचवा दिया जाता है, उन पर कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस वाले कुछ नहीं करते और वो अपने आप को रियासत का, रजवाड़े का आखिरी वंशज बताते हैं। ये जानकारी मिलने के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची और वहाँ उनको वेटिंग रूम में एक परिवार मिला। ये परिवार था नवाब वाजिद अली शाह के परिवार का आखिरी हिस्सा, यानी वो लोग जो अब केवल 10-20 की संख्या में बचे थे और उनके अलावा इस पूरे खानदान में कोई नहीं था और उनकी अगुवाई कर रही थी विलायत महल, जो कि नवाब वाजिद अली शाह की आखिरी उत्तराधिकारी थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनको कन्विंस करने की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की कि आखिरकार आप यहाँ 9 साल से रह रही हैं, इसका क्या मकसद है और क्यों नहीं ये जगह खाली करती हैं। ऐसे में विलायत महल ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को न सिर्फ आड़े हाथों लिया बल्कि काफी खरी खोटी सुनाई और कहा कि जिस तरह से हमारा सारा राजपाट ले लिया गया, हमारी पेंशन बंद कर दी गई, हमारा महल ले लिया गया और कश्मीर में दिया गया महल भी जलकर खाक हो गया, उसके बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और हम नहीं चाहते कि आम जनता हमारे जीवन में दखल दे और हम नहीं चाहते कि उनको ये पता लगे कि एक वक्त में जो राजसी ठाट बाट से लोग रहते थे वो लोग अब किस हालत में दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। इसीलिए हम यहाँ पर कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं और किसी भी सूरत में इस जगह को नहीं छोड़ेंगे और अगर जबरन ऐसा कराने की कोशिश हुई तो हम यहाँ पर आत्महत्या कर लेंगे। सवाल राजाओं की शान शौकत का था। इंदिरा गांधी के सामने असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि अगर जोर जबरिया उन लोगों को वहाँ से हटाया जाएगा तो देश के सम्मान को ठेस पहुँचेगी, राजसी आन-बान को ठेस पहुँचेगी और अगर उनको वहाँ नहीं हटाया जाएगा तो जबरन वहाँ पर जो कब्जा चल रहा है वो भी कानून के लिहाज से ठीक नहीं होगा। लिहाजा उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। पहले इसके लिए मीटिंग की गई और तय किया गया कि इन लोगों को कहीं और रहने के लिए जगह दी जाए। इस प्रस्ताव के साथ जब सरकार के कारिंदे विलायत महल के पास पहुंचे तो वो इसके लिए तैयार नहीं हुई। उन्होंने अपनी शर्तें बताई, जिसमें शर्त ये थी कि जहाँ भी उनको रहने के लिए जगह दी जाएगी वहाँ आम जनता का आना जाना एकदम बंद होगा। यहाँ तक कि उस जगह पर इस देश का कानून भी लागू नहीं होगा। यहाँ तक कि कानून के लोग भी वहाँ पर अगर कोई घटना होती है तो उसमें दखल नहीं देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ हो और पूरे राष्ट्रीय ढंग से वहाँ पर वो रहना चाहते हैं। लिहाजा काफी मंथन के बाद एक जगह तय हुई और उस जगह का नाम था मालचा मार्ग पर बना हुआ मालचा महल। ये वो जगह थी जहाँ पर इसरो का दफ्तर था। तमाम ऐसी जंगल थे जहाँ पर लोगों का जाना आना नहीं होता था, लेकिन इसके बीच में बना हुआ एक ऐसा जंगल था जो अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेज लोग शिकार के वक्त एक गेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल करते थे। हालांकि कहने को ये गेस्ट हाउस था, लेकिन एक बड़ा सा
महल, जो मालचा महल के नाम से जाना जाता है, वो चाणक्यपुरी के इस इलाके में बना हुआ था और इसी जगह को चुना गया जहाँ पर विलायत महल, उनके भाई, उनकी बेटी, उनका बेटा और उनके 1 दर्जन कुत्ते रहने के लिए जाएंगे। आनन फान में सारी व्यवस्था की गई, लेकिन विलायत महल ने और एक शर्त रखी। वो शर्त ये कि वो किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं चाहती हैं, लिहाजा जो कुछ भी उनको दिया जाना है वो एक मुश्त दिया जाए, चाहे वो खाने के बर्तन हों, रहने का सामान हो या फिर और चीज़ें हों। सब चीज़ों की व्यवस्था कर दी गई और उसके बाद वो लोग एक तरीके से तमाम लोगों से इस देश दुनिया से कट गए। वक्त बीतता गया, लेकिन उनकी सुध किसी ने नहीं ली। एक बारगी पूरी शानो शौकत के साथ रहने वाला विलायत महल परिवार अब उस खंडहर नुमा महल में रह रहा था और उस महल के भीतर केवल उनका परिवार था, उनके कुत्ते थे और वो चीज़ें थीं जो उनके राष्ट्रीय समय से जुड़ी हुई थी। धीरे धीरे वहाँ पर लोगों का आना जाना बंद हो गया, यहाँ तक कि उस महल में बिजली और पानी की भी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि विलायत महल ये चाहती थी कि उनके वहाँ रहने के बारे में किसी को भी न पता चले। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, इसलिए वो ऊल जुलूल की बातें करती थी। लेकिन अगर देखा जाए तो न सिर्फ वो अपने महल में रह रही थी, रोज़ खाने पीने का इंतजाम होता था, बल्कि अपने कुत्तों और पूरे परिवार का भी ध्यान रखती थी। लेकिन ये बातें बाहर आना बंद हो गई, क्योंकि अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। भारत के किसी भी मीडिया या अखबार को वो इंटरव्यू नहीं देती थी। लेकिन इसी बीच 1980 के दशक में BBC के एक रिपोर्टर ने उनसे संपर्क किया और किसी तरह जब वो अंदर पहुंचा तो अंदर का हाल देखकर वो हैरान रह गया। उस महलनुमा, जिसको मालचा महल कहा जाता है, उस महलनुमा जगह में ज़्यादातर जगहें खंडहर हो चुकी थी। जो बर्तन थे वो बहुत बड़े बड़े बर्तन थे, जिसमें सैकड़ों लोगों का खाना बन सकता था, उसमें उन 3-4 लोगों का खाना बनता था। कुत्तों के लिए बाहर से कच्चा मीट आता था और उसको भी खाने में उनको दिक्कत होती थी। सेहत सारे लोगों की खराब हो चुकी थी, बावजूद इसके उनकी शानो शौकत और बात करने का तरीका ऐसा था जैसे उनको लगता था कि वो आज भी राष्ट्रीय जीवन जी रहे हैं और राजाओं की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। BBC के उस रिपोर्टर ने इंटरव्यू लेने के बाद वहां से रुखसत कर दिया, लेकिन ये बात बाहर की मीडिया में फैलने लगी कि देश में यानी भारत में एक ऐसा महल है जहां पर आज भी राष्ट्रीय खानदान रहता है, लेकिन उनका पुरसा हाल लेने वाला कोई नहीं है। वो दुनिया से कटे कटे रहते हैं और उनसे कोई भी संपर्क नहीं कर सकता है। कई और रिपोर्टर्स ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह कि उस महल के बाहर एक बोर्ड लगा है कि अगर इसके अंदर कदम रखा तो गोली मार दी जाएगी और इस धरती का कानून इस महल के भीतर काम नहीं करता है। यानी अगर उसके अंदर आए, गोली मार दी गई और आपकी मौत हो गई तो पुलिस भी आपकी सुनवाई नहीं करेगी। अगर आप वहां पर जाएंगे तो उसके बाहर पुलिस का एक बैरिकेड लगा है, जहां पर पुलिस आपको चेतावनी जरूर देती है कि अगर आपको इसरो के दफ्तर के बजाय उस महल की तरफ रुख करना है तो अपने रिस्क पर करिए, क्योंकि वहां पर वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि इसरो की तरफ से एक पानी का कनेक्शन दिया हुआ है, उससे एक टंकी में पानी जाता है जिससे महल में पानी जाता है, लेकिन बिजली का इंतजाम आज भी नहीं है। और इस महल में रहते हुए उन लोगों ने तमाम बाहर की मीडिया को इंटरव्यू दिए। न्यूयॉर्क टाइम के रिपोर्टर को उन्होंने इंटरव्यू देते समय बताया कि कैसे उनका राजपाट, उनकी शान और शौकत और सारा वैभव खत्म हो गया, कैसे अंग्रेजों ने उनके साथ उत्पीड़न किया। उसके बाद भारत की सरकार ने भी उनका साथ नहीं दिया। इंदिरा गांधी ने यह महल तो जरूर दिया, लेकिन कोई भी सुविधा नहीं दी, जिसकी वजह से उनका जीवन इतना खराब हो गया है। फिर भी वो ये चाहती हैं कि ये बात बाहर न जाए, क्योंकि वो उनकी शान के खिलाफ होगा। दरअसल उनके मन में आज भी बैठा हुआ था कि राष्ट्रीय खानदान में रहते हुए वो अगर किसी से कुछ मांग लेती हैं तो वो भी उनके सम्मान के खिलाफ होगा। रिपोर्टर के हवाले से ये भी बताया गया कि आज भी उनके घर में उनके बच्चे और भाई उनको हर हाइनेस कहते हैं और उनका नाम नहीं लेते। और जितने भी इंटरव्यू दौरान बातें की गई वो सब उनकी शान में ही कही गई। किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई जिससे पता चले कि वो लोग किस तरह का जीवन जीते हैं, उनको किस तरह की मुश्किलें हैं और वो क्या अपील करना चाहते हैं। एक बारगी जब उसने विलायत महल से ये कहा कि क्यों नहीं आप सरकार से बातचीत करके दूसरा इंतजाम करती हैं, तो वो भड़क गई। नाराजगी में विलायत महल ने उस रिपोर्टर को जवाब दिया कि क्या आपको लगता है कि मैं अपनी जनता से कोई भीख लूंगी? ये मेरी जनता है, मैं यहाँ की राजा हूँ। और इसके हवाले से लिखते हुए रिपोर्टर ने यह भी बताया कि वो आज भी अपने आप को इस राजसी खानदान की आखिरी वारिस मानते हुए समझती हैं कि वो इस महल की मालकिन है और कुछ भी मांगना उनकी शान के खिलाफ है। बहरहाल उनकी इस बातों के बीच में प्रशासन और सरकार ने कई बार कोशिश की कि विलायत महल और उनके परिवार से संपर्क करके उनको बेहतर जिंदगी जीने के लिए मनाया जाए, लेकिन विलायत महल कभी इसके लिए तैयार नहीं हुई
और यहाँ तक जब भी कोई रिपोर्टर या कोई अनजाना व्यक्ति वहाँ जाने की कोशिश करता था तो या तो अंदर से गोली चलने की आवाज़ आती थी या फिर कुत्ते उन पर छोड़ दिए जाते थे, जिसकी वजह से डर की वजह से लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया। 1980 के दशक के खत्म होने तक वहाँ माली हालात उनकी खराब हो चुकी थी, जितनी भी चीज़ें थी सब बिक चुकी थी और इसके अलावा खाने पीने का जो भी इंतजाम था वो भी अब खत्म हो गया था। बताया जाता है कि 1993 में विलायत महल ने अपनी शान को बचाने के लिए जब उनके पास सब कुछ खत्म हो गया तो अपने पास रखे हुए हीरो को पीसकर उनको पी लिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। यहाँ तक कि इसकी सूचना भी बाहर नहीं दी गई। 10 दिन तक उनकी लाश वहीं टेबल पर पड़ी रही और उनके बच्चे और भाई उसके साथ मौजूद रहे। उस सड़ी गली लाश के बारे में जब प्रशासन को पता चला तो किसी तरह मना करके उनकी लाश को बाहर लाया गया, लेकिन परिवार के लोगों ने इसकी भी इजाज़त नहीं दी और अंदर ही गड्ढा खोदकर उस लाश को जला करके दफन कर दिया, क्योंकि उनका मानना ये था कि ये लाश भी इतनी राजसी है कि इसको आम जनता न तो दर्शन कर सकती है और न ही छू सकती है। इसी वजह से आज भी उनकी लाश उसी महल के भीतर बने हुए एक गड्ढे में दबी हुई है। इसके बाद और बुरा दौर शुरू हो गया। उनके बच्चे बीमार रहने लगे, सकीना और दूसरा बेटा रियाज, वो दोनों ही बीमार रहने लगे। इसके अलावा रजा जो उनका भाई था, जिसको प्रिंस के नाम से बुलाते थे, वो भी बीमार रहने लगा। विलायत महल की मौत के बाद उनके बच्चे रियाज और सकीना दोनों बीमार रहने लगे और उनके भाई रजा, उनकी भी हालत अच्छी नहीं रही। बावजूद इसके अपने कुत्तों और परिवार को पालने के लिए तरह तरह के इंतजाम वो करते थे। बताया ये भी जाता है कि अंदर उन्होंने सब्जियां और कुछ अनाज उगाने का इंतजाम कर लिया था, लेकिन बाहर से किसी भी तरीके की मदद नहीं लेते थे। अपने ज़माने के उनके पास जो सोने चांदी की जेवर या फिर जो तमाम बर्तन थे सोने चांदी का, उनका इस्तेमाल वो अब तक करते आए थे। हालांकि ये संख्या भी लाखों करोड़ों रुपए के बराबर होती थी, लेकिन कहते ये भी हैं कि इतनी सब बंदोबस्त और प्रशासन की ना दखलंदाजी की वजह बाद भी उसके भीतर कुछ चोर लोग घुस जाते थे और उनका तमाम सामान चुरा लिया गया, जिसकी वजह से उनके पास रखा हुआ पैसा, तमाम जेवरात, तमाम चीज़ें वो धीरे धीरे खत्म हो रही थीं। अब वक्त वो आया जब उनके दोनों बच्चे भी बीमार रहने लगे और एक दिन उनकी भी मौत हो गई। ये वक्त था करीब 2014 का, जब रियाज और सकीना दोनों की मौत हो गई। अब रजा ही केवल अकेले वहाँ बचे। एक बार फिर से प्रशासन ने कोशिश की कि उनको कहीं और जगह दे दी जाए और इतने बड़े खंडहर नुमा महल में रहने से निजात दिलाई जाए, क्योंकि आसपास के लोगों को वहाँ जाने से मना था। लिहाजा वो लोग इस खंडहर को भूतिया भी मानते थे। वहाँ किसी भी तरीके की सुविधा नहीं थी, न बिजली का इंतजाम था, न पानी का इंतजाम था, न कोई ऐसी सुविधा थी जिसमें लोग रहना चाहें। लिहाजा प्रशासन की तरफ जब कोशिश शुरू हुई तो एक बार फिर से वही बात आई। रजा ने अपनी राष्ट्रीय शान के लिए उन लोगों को मना कर दिया और यहाँ तक की धमकी दी कि अगर दोबारा बात करने के लिए आए तो उनको वो खुद गोली मार देंगे। इसके बाद प्रशासन ने उनसे बातचीत करने का सिलसिला बंद कर दिया और उसके बाद 2017 में पता चला कि रजा की भी मौत हो गई और वो मौत उसी महल के भीतर हो गई। लेकिन अब मुश्किल एक और आ गई कि आखिरकार उस महल का उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि कागजों पर विलायत महल उस महल के उत्तराधिकारी थे और जो शर्तें इंदिरा गांधी के वक्त में लिखाई गई थी उसके हिसाब से वो जगह सरकार भी नहीं ले सकती। अब लिहाजा उस पर कब्जे की कोशिश शुरू हो गई, लेकिन कई घटनाएं ऐसी हुई जिसके बाद अभी भी उनके आसपास कोई हटकना नहीं चाहता। कई बिल्डर्स ने, लोकल वहाँ के रहने वाले लोगों ने उस एरिया को कवर करने की कोशिश की, उसको भीतर जाने की कोशिश की, उसको कब्जा करने की कोशिश की, तो उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई जिसकी वजह से वो कभी अब उधर का रुख नहीं करते हैं। करीब 300 एकड़ का वो एरिया जिसके भीतर ये 25 एकड़ का महल बना हुआ है, ये पूरी तरह से बियाबान है। एक एक करके उनके कुत्ते भी मर गए। लोग बताते हैं कि आसपास कभी कभी कुत्तों की आवाज़ आती है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि ये वही कुत्ते हैं या आसपास के कोई दूसरे कुत्ते भौंकते हैं। लेकिन लोगों का मानना ये भी है कि अब महल के भीतर उनके कुत्ते रहते हैं और अपने खाने का इंतज़ाम खुद करते हैं, लेकिन कोई अंदर जाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कोई ऐसा इंतज़ाम करके विलायत महल गई हो कि अगर कोई अंदर जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। सुनने में हैरानी लगती है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में वो भी लुटियंस जोन, जो कि चाणक्यपुरी का इलाका है, मालचा मार्ग पर यह महल है, जिसको मालचा महल के नाम जानते हैं। और वहाँ पर देश का कानून काम नहीं करता, लोग जाना नहीं चाहते, पुलिस भी दखल नहीं देती। यहाँ तक कि उसके बगल में इसरो का दफ्तर बना हुआ है, वो लोग भी वहाँ झांकने की हिम्मत नहीं जुटाते। केवल एक पाइप के सहारे वहाँ पानी पहुँचाया जाता है, जिससे कि अगर विलायत महल के परिवार को पानी की ज़रूरत हो तो वो उसका इस्तेमाल कर सकें। इतनी डरावनी और अजीबोगरीब जगह के बारे में बेशक आपने कहीं और तो सुना होगा,
लेकिन देश की राजधानी में बीचों बीच ऐसी जगह है, आपने नहीं सुना होगा। अगली बार फिर किसी ऐसी कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।